हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट सेकंड में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड पार्ट वन जो है वो मेरे चैनल पे पहले ही आ चुका है और ये जो है वो पार्ट टू है। और मैंने बताया था कि ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिन लोगों ने साइंस स्ट्रीम से इंटर करके बीकॉम या बीबीए में एडमिशन लिया है, या फिर 11th की पढ़ाई बढ़िया से नहीं कर पाए हैं और 12th का पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर किसी व्यक्ति को अगर थोड़ा सा नॉर्मली कॉमर्स के बारे में जानना है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दूसरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ कॉमर्शियल वर्ड्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग्स जो है वो सिर्फ कॉमर्स वाले ही डिफाइन कर पाते हैं, या फिर अन्य जगहों पे अगर उसका यूज किया जाए तो लोग उसके अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कुछ वर्ड्स कॉमर्शियल्स जो आपके कॉमर्स की शिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। आइए, सबसे पहले जो पहला वर्ड है, जिस पहले वर्ड को मैं बताने जा रहा हूं वो है कैपिटल। वो है कैपिटल, यानी कि सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैपिटल यानी कि पूंजी। पूंजी किसे कहते हैं? कैपिटल, राजधानी तो बहुत से लोगों ने सुना होगा कैपिटल मतलब, लेकिन आज जो है ये कॉमर्शियल वर्ड जो है कैपिटल पूंजी को संबोधित करता है, पूंजी को बताता है। पूंजी को समझना है कि पूंजी किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक व्यापारी या एक व्यवसायी, एक व्यापारी या फिर एक व्यवसायी जिस नकद राशि या फिर संपत्ति का प्रयोग अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए करता है, अपने व्यवसाय में लगाता है, तो उसे हम लोग पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन भी है कि एक व्यवसायी जिस नकद राशि तथा संपत्ति को लगाकर अपने व्यवसाय को शुरू करता है तो उसे पूंजी कहा जाता है। मीन्स capital refers that cash amount and assets which a businessman uses to start his business। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय शुरू करने जाता है, कोई व्यवसाय शुरू करता है तो शुरुआत में उसे पैसे लगाने पड़ते हैं, साथ ही साथ कुछ संपत्तियां लगानी पड़ती हैं। तो जो पैसे और जो संपत्तियां वो व्यवसाय को शुरू करने में लगाता है उसे ही पूंजी यानी कि कैपिटल कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को जो है दूसरा जो शब्द है इसमें माल, गुड्स। गुड्स के बारे में मैं बताने वाला हूं कि गुड्स किसे कहते हैं यानी कि माल किसे कहते हैं। तो कॉमर्स के क्षेत्र में देखिए, एक व्यवसायी जिस वस्तु का व्यवसाय करता है वह वस्तु उसके लिए माल कहलाता है। यानी कि गुड्स इज दैट थिंग इन विच अ बिजनेसमैन डील्स। अब यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि गुड्स किसे कहते हैं यानी कि माल किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे एक व्यापारी, एक व्यवसायी, प्रत्येक व्यवसायी किसी न किसी वस्तु का व्यवसाय करता है। कोई व्यक्ति फर्नीचर बेच रहा है, कोई टीवी सेट बेच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है। तो प्रत्येक वह वस्तु, जिस वस्तु का वो व्यवसाय कर रहा है, एक व्यक्ति जिस वस्तु का व्यवसाय कर रहा है, अर्थात कपड़े का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति के लिए कपड़ा, फर्नीचर का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के लिए फर्नीचर, मिठाई का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के लिए मिठाई माल कहलाएगी यानी गुड्स कहलाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में ये भी आ गया होगा कि गुड्स या माल किसे कहते हैं। अगला जो वर्ड है वो है ड्राइंग। अगला जो वर्ड है वो है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब आहरण। कॉमर्शियल ये वर्ड है ड्राइंग। आप लोगों के सामने जो है स्क्रीन पे दिख रहा है, ड्राइंग किसे कहेंगे। तो देखिए बाबू, ड्राइंग जो है
कि जब हम लोग किसी वस्तु का व्यापार करते हैं, किसी भी वस्तु का व्यापार करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस वस्तु का यूज हमारे परिवार में नहीं हो। अगर मान लीजिए कि कोई यूज वाली वस्तु का व्यवसाय हो रहा है तो उसकी आवश्यकता हमें खुद के लिए भी पड़ती है, अपने परिवार के लिए भी पड़ती है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि व्यवसाय में से ही हम लोग निजी खर्चे, जैसे अपने बेटे का फी, अपने घर का किराया, या फिर अपने घर पे सब्जी, अपने घर पे मिठाई हम लोग भेज देते हैं। तो जब भी कोई व्यवसायी या व्यक्ति अपने व्यवसाय के पैसे से या अपने व्यवसाय के गुड्स को अपने घर के प्रयोग के लिए या फिर अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग के लिए निकालता है, तो इसको आहरण कहा जाता है, ड्राइंग कहा जाता है। यानी कि यदि हमारी मिठाई की दुकान है और हम उसमें से 2 किलो मिठाई बिना मूल्य दिए हुए अपने परिवार के लोगों को निकाल के दे दें खाने के लिए, तो ये आहरण कहलाएगा, ये ड्राइंग कहलाएगी। साथ ही साथ दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बता दें कि हम अपने दुकान में से पैसे निकालकर यदि अपने मकान का बिजली बिल, जिस मकान में हम रहते हैं, उस मकान का बिजली बिल पे कर देते हैं, तो ये भी ड्राइंग है। क्योंकि ये दोनों ही चीजें जो थी, ना ही मिठाई हमने सेल की, ना ही कस्टमर को दिया, और ना ही ये बिजली का बिल जो था वो हमारे दुकान का था, बिजली का बिल भी हमारे मकान का था, घर का था। तो इस प्रकार जब हम लोग अपने ही व्यवसाय से अपने निजी प्रयोग के लिए नकद पैसे या फिर गुड्स कुछ भी निकालते हैं, तो उसको आहरण यानी ड्राइंग कहा जाता है। एक व्यवसायी के लिए ये ड्राइंग होता है। अगला जो पॉइंट है वो है देनदार, डेब्टर। यहां 2 पॉइंट्स आप लोगों ने समझे, डेब्टर्स और क्रेडिटर्स, ये 2 पॉइंट्स यहां आपको समझना है। तो यहां मैं बता दूं कि डेब्टर और क्रेडिटर दोनों ही जो वर्ड हैं वो कॉमर्शियल वर्ड्स हैं, कॉमर्स में यूज होने वाले वर्ड्स हैं। और इनका यूज कैसे होता है, तो देखिए, डेब्टर का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जिस व्यक्ति से व्यवसाय को पैसा लेना होता है, या तो व्यवसाय से वो उधार माल खरीदा हो या अन्य किसी वजह से उसके पास से पैसा लेना हो। तो जिस व्यक्ति से व्यवसाय में पैसा लेना होता है उसको डेब्टर कहा जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यवसाय से मान लीजिए मोहन ने 5,000 का उधार माल खरीद लिया, तो 5,000 रुपया तो व्यवसाय को देगा ना, तब व्यवसाय के लिए मोहन डेब्टर है, क्योंकि व्यवसाय को मोहन से 5,000 रुपया लेना है। और ये जरूरी नहीं है कि उधार माल खरीदने के वजह से, अन्य भी बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से व्यक्तियों को, फर्म को पैसा देना होता है, व्यवसाय को पैसा देना होता है। तो एक व्यवसाय के लिए जिन जिन व्यक्तियों से पैसा प्राप्त करना होता है यानी कि लेना होता है, वे व्यक्ति उस व्यवसाय के लिए डेब्टर कहे जाते हैं। आई होप कि आप लोगों का डेब्टर का पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो है वो क्रेडिटर है, यानी कि क्रेडिटर किसे कहेंगे। तो देखिए, डेब्टर के ठीक विपरीत क्रेडिटर ठीक उसके उल्टा होता है। यानी डेब्टर वह व्यक्ति होता है जिससे व्यवसाय को पैसे लेने होते, और क्रेडिटर वह व्यक्ति होता है जिसको व्यवसाय को पैसा देना होता है। लेनदार वह व्यक्ति होता है जिसको व्यवसाय से पैसा प्राप्त करना होता है, जिसको व्यवसाय से पैसा प्राप्त करना होता है। यानी क्रेडिटर्स इज दैट पर्सन हु इज लाइबल टू रिसीव मनी फ्रॉम बिजनेस। यानी कि डेब्टर जो है वो व्यवसाय को पैसा देने वाला व्यक्ति होता है, और क्रेडिटर वह व्यक्ति होता है जिसको व्यवसाय से पैसा लेना होता है। यानी कि व्यवसाय ने, अगर हमारे बिजनेस में अगर हमने किसी से उधार माल खरीदा है तो उसको पैसा तो देना पड़ेगा, उसको तो पैसा देना है ना। जो हमारे यहां से उधार खरीद के ले गया है वो हमको देगा, तो वो हमारा डेब्टर है। और जहां से हम उधार खरीद के लाए हैं तो भाई हम उसको पैसा देंगे, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर है। यानी कि सरल भाषा में कहें तो जिस व्यक्ति से पैसा लेना है वो डेब्टर है, और जिस व्यक्ति को पैसा देना है वो हमारे लिए
क्रेडिटर है। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट है वो है बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है मैं आपको समझा रहा हूं कि बैंक अधिविकर्ष किसे कहते हैं। तो देखिए, बैंक अधिविकर्ष करेंट अकाउंट होल्डर को, यानी जब हम लोग बैंक में चालू खाता खुलवाते हैं, चालू खाता आमतौर पे व्यवसायियों का खोला जाता है, यानी कि जिनके ट्रांजैक्शंस बहुत अधिक होते हैं, जिनके लेन देनों की सीमा बहुत अधिक होती है, बैंक में वे करेंट अकाउंट्स को ओपन करते हैं। और आमतौर पे करेंट अकाउंट होल्डर्स को बैंक जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है। हालांकि आजकल बैंक सेविंग अकाउंट होल्डर को भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करने लगी है। इस पे इसको डीपली समझने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए बैंकिंग का जो है एक अलग से वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि डेबिट क्रेडिट कार्ड्स क्या क्या है, पैसे को ट्रांसफर कैसे करते हैं, और बैंक जो है कौन कौन सी सेवाएं हमें प्रदान करता है। इसके लिए अलग से वीडियो आपको मिलेगा चैनल पे। बैंक ओवरड्राफ्ट चालू खाता धारकों को, यानी जो लोग करेंट अकाउंट खुलवाए हुए हैं, उन लोगों को बैंक जो है ये सुविधा देता है कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो वे लोग अपने खाते में जमा पैसा से अधिक पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि आपके खाते, आमतौर पे एक व्यक्ति अपने खाते से उतना ही पैसा निकाल सकता है जितना उसके खाते में जमा है, लेकिन कभी कभी व्यवसायियों को या चालू खाता धारकों को उससे अधिक राशि की जरूरत पड़ जाती है। तो बैंक ये सुविधा उन्हें देता है कि आपको जरूरत है तो आप हमारे यहां से अधिक पैसे निकाल लीजिए, और वापस पुनः कुछ दिनों का समय देता है वह, आमतौर पे 58 दिनों, 59 दिनों या 2 महीने के आसपास, या कुछ बैंकों में 3 महीने के आसपास की सीमाएं हैं, जिसके अंडर में आपको वापस पैसा बैंक में जमा कर देना होता है। और यदि वह पैसा आप वापस नहीं करते हो समय के अंदर बैंक को, तब बैंक उस पे जो है पेनल्टी लगाता है, इंटरेस्ट लगाता है, जो आपको पे करना पड़ता है। सामान्य तौर पर बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक द्वारा उन्हीं कस्टमर्स को दिए जाते हैं जिन कस्टमर्स की साख, गुडविल जो है वो बहुत अच्छी होती है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। अगला है अदत्त व्यय। अदत्त व्यय, अदत्त व्यय का तात्पर्य उस व्यय से होता है जिसकी सेवा का उपभोग किया जा चुका होता है या फिर लेकिन उसका मूल्य अभी बाकी होता है। देखिए, अदत्त व्यय का मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इट रेफर्स दैट एक्सपेंसेस विच कंजम्पशन हैज कंप्लीटेड बट इट्स प्राइस इज ड्यू टिल। यानी कि कभी कभी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनका लाभ तो हम लोग ले चुके होते, उसको पैसा अभी नहीं दिए होते, उसका मूल्य हम नहीं चुकाए होते, तो इसको हम लोग अदत्त व्यय कहते हैं। जैसे कि आप अगर किसी स्टाफ से काम करवा रहे हो और उस स्टाफ को सैलरी 10 दिन पे दिया जाता है, अगर वो 5 दिन काम कर लिया आपके यहाँ, तब 5 दिन की सैलरी तो उसकी बन गई, 5 दिन तो काम उसने कर लिया। या फिर 10 दिन भी उसने काम कर लिया और अभी तक हमने पैसे उसको नहीं दिए, इसका मतलब है कि वह कौन सा व्यय है, वह अदत्त व्यय है। यानी कि उस व्यय का लाभ हम लोग ले चुके हैं, उस व्यय का लाभ हम लोग ले चुके हैं, यानी कि वह व्यय हम लोग कर चुके हैं, सिर्फ पैसे देने बाकी हैं। तो अदत्त व्यय ऐसे व्यय को बताता है जिसका लाभ हम लोगों को मिल चुका होता है लेकिन उसका मूल्य हम लोग अभी दिए नहीं होते हैं। यानी किसी व्यक्ति से 2 दिन यदि हम काम करवाते हैं और 2 दिन के बाद तो अभी पैसा नहीं दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि वो हमारे लिए अदत्त व्यय है, क्योंकि हमने उसकी सेवा 2 दिनों तक ले ली है, वो खर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन बस बाकी क्या है, उसका मूल्य देना। तो अगर उसका मूल्य देना बाकी है, मतलब कि ऐसे खर्चे जो है वो अदत्त एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अगला देखते हैं पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए, जिस तरह से अदत्त व्यय हमारे सामने आता है वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आता है। कभी कभी प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आता है हमारे समक्ष अदत्त व्यय के अलावे। पूर्वदत्त व्यय यानी इसमें क्या होता है कि हम लोग सेवा का लाभ अभी नहीं लिए होते लेकिन पैसा पहले दे देते हैं। यानी कभी कभी मान लीजिए कि हम लोग कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनका भुगतान पहले कर देते हैं और उसकी सेवा हमको अभी प्राप्त नहीं हुई होती है,
यानी कि खर्चा करने से पहले ही उसका मूल्य चुका देना। खर्चा अभी हुआ नहीं, पहले ही पैसा चुका देना, इसको हम लोग कहेंगे पूर्वदत्त व्यय। इसको क्या कहेंगे? पूर्वदत्त व्यय। यानी कि पूर्वदत्त व्यय एक ऐसा व्यय है जिसके मूल्य का भुगतान तो हम कर चुके होते हैं, लेकिन अभी उसकी सेवा हम नहीं लिए होते। अब यहां है उपार्जित आय, एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम को भी समझ लेते हैं कि एक्रूड इनकम क्या है। तो बता दें कि एक्रूड इनकम का तात्पर्य वैसे इनकम से है जो कमाया जा चुका है लेकिन अभी हमको मिला नहीं है। जैसे यदि मैं किसी के यहां काम करूं, मैंने उसके यहां 4 दिन काम कर लिया, पैसे अभी हमको नहीं मिले, इस कंडीशन में दोनों लोग अलग अलग स्थिति में हो जाएंगे। थोड़ा सा यहां पे समझाते हैं आपको कि अगर मैंने 4 दिन काम किया, 4 डेज जो है मैंने वर्क किया, मैंने 4 डेज वर्क किया किसी के यहाँ, तो ये 2 कंडीशन बनेगा मेरे लिए, फॉर मी, मेरे लिए ये एक रूड है। मेरे लिए एक रूड क्यों है? क्योंकि मैंने काम तो कर दिया है, मुझे पैसे नहीं मिले हैं, मैं कमा चुका हूं, 4 दिन मैंने काम किया और मुझे पैसे उसने नहीं दिए अभी, तो मेरे लिए तो ये एक रूड है। यानी कि मैंने जो है ये पैसे कमा चुके हैं, मेरे द्वारा ये पैसे कमाए जा चुके हैं। मेरे द्वारा ये पैसे कमाए जा चुके हैं, मैंने काम कर दिया 4 दिन, मेरे द्वारा पैसे कमाए जा चुके हैं, अभी मुझे मिले नहीं है, तो मेरे लिए एक रूड इनकम हो गया। यही इनकम उस व्यक्ति के लिए जिसके यहां मैंने काम किया है, उसके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, क्योंकि उसने मुझसे काम तो करा लिया है, पैसा अभी दिया नहीं, तो उसके हिसाब से देखें तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, क्योंकि उसने सेवा ले ली, पैसा नहीं दिया। और मेरे लिए ये एक रूड इनकम हो जाएगा, क्योंकि मैंने काम तो कर दिया है, अब मुझको पैसा मिलना प्राप्त बाकी है, तो मैंने उस पैसे को कमा लिया है लेकिन अभी मिला नहीं है, इसको एक्रूड इनकम कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है अनुपार्जित आय। अगला अनुपार्जित आय। अब इसमें क्या है, जिस तरह से उपार्जित आय थी कि जिसको कि हमने कमा लिया था लेकिन अभी पैसे नहीं मिले थे, अनुपार्जित आय इससे ठीक उल्टा है। अनुपार्जित आय का मतलब है कि मुझे पैसे तो मिल गए हैं लेकिन वास्तव में मैंने वो पैसे कमाए अभी नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमको 1,000 रुपया दे देता है तुरंत, और कहता है कि अगले 3 दिन तक मुझे उसका कोई काम करना है, ध्यान से समझिएगा कि मुझे कोई व्यक्ति 1,000 रुपया दे देता है और कहता है कि अगले 3 दिन तक मैं उसका कोई काम करूंगा, तो मुझे पैसे तो मिल गए लेकिन क्या मैंने उसका काम अभी किया है? अब तो अगले 3 दिन तक मैं उसका काम करूंगा ना, तो अगले 3 दिन तक यदि मैं उसका काम करूंगा तो इस तरह का जो इनकम होता है, यानी कि जो है 1,000 रुपया हमको मिला हुआ है, ये है अनुपार्जित आय, यानी कि ऑन एक्रूड इनकम। यानी कि हमको इनकम भले ही हो चुका है 1,000 रुपया का, लेकिन अभी मेरे द्वारा वो कमाया नहीं गया है। तो ये कुल मिला जुला के 10 ठो कॉमर्शियल वर्ड्स इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कोई भी बात समझ में नहीं आती है बढ़िया से, तो आप बिल्कुल उस पर कमेंट करें, उसको एक्सप्लेन करने का काम हम करेंगे और भी बढ़िया तरीके से। इसी तरह से आप बेसिक अकाउंटिंग के इस सीरीज में बने रहिए। आगामी वीडियो जो है आप लोगों के सभी डाउट्स को क्लियर करते चले जाएंगे। धन्यवाद।